नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वारियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से, क्योंकि बहुत समय से हमने हिस्ट्री की क्लास नहीं ली थी। इस वजह से हम सोचे कि आज आपको पढ़ाया जाए हिस्ट्री। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इसके बारे में जानेंगे सब कुछ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और आपका बेस बहुत जरूरी है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा इसके बारे में बताते हैं हम आपको। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहली ऐसी सिविलाइज्ड सभ्यता थी और नगरीकृत सभ्यता थी। इसका अगर हम समय की बात करें तो समय में इसके बहुत ही कंफ्यूजन है विद्वानों में, क्योंकि इसकी डेट्स फिक्स नहीं है। लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है इसकी, वो मानी जाती है 2300 से 1700 बीसी तक। ठीक है ना। बीसी जिसको नहीं पता है बता दे, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 180 में। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की लगभग 2300 से 1700 बीसी, ये इसका डेट माना जाता है कि सिंधु सभ्यता तब थी। ठीक है ना। और किसी किसी किताब में आप पाएंगे 2500 बीसी से 1500 बीसी, कहीं कहीं आपको मिलेगा 2300 से 1900 बीसी। ठीक है, तो डेट्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। डेट्स अक्सर पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछता भी है तो इन सब में कोई एक ही डेट देगा। अगर इस रेंज में आपको डेट मिल रहा हो, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 2300 बीसी से 1700 बीसी, ठीक है ना, ये सर्वमान्य तिथि है। अभी आप दृष्टि की बुक खोलेंगे तो उसमें 2500 से 1500 बीसी तक दिया हुआ है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, दृष्टि वालों ने 2500 बीसी से 1500 बीसी तक दिया है। और आप पुरानी बुक्स में जाएंगे, पुराने राइटर्स के, तो उसमें 2300 से 1700 बीसी, कहीं कहीं 1750 बीसी तक दिया हुआ है। तो डेट्स पे आप मत जाइएगा। अगर डेट्स देता है तो जो इस रेंज में दिखे कोई एक ही ऑप्शन होगा, बाकी इसके रेंज के बाहर होगा। अच्छा, मान लीजिए 2300 से 1700 बीसी तक माना जाता है। 1700 से लगभग 1000 बीसी तक आपका वैदिक पीरियड चला। 1000 बीसी से 500-600 बीसी तक पोस्ट वैदिक काल चला, मतलब उत्तर वैदिक काल। और 600 बीसी में, ठीक है, सेकंड अर्बनाइजेशन, मतलब कि ये सब बुद्ध का काल माना जाता है, जो द्वितीय नगरीकरण था। ये पहली नगरीकरण है, ठीक है, सिंधु सभ्यता वाली। इसको माना जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता के कंटेम्पोररी थी, मतलब उसके समकालीन थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता आज हम पढ़ेंगे। रही इसके डेट्स की, तो एक बार फिर से मैं बता दूं, इसका जो डेट्स सर्वमान्य डेट है वो 2300 बीसी से 1700 बीसी तक माना जाता है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सिंधु सभ्यता, एक चीज और जान लीजिए कि ये ट्राइंगुलर थी, मतलब इसका जो आकार था वो क्या था, एक त्रिभुजाकार आकृति में थी। ठीक है, इसका विस्तार अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की विस्तार, तो सिंधु सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा तक, और दक्षिण में दायमाबाद तक, और पश्चिम की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान, जो आधुनिक पाकिस्तान है, बलूचिस्तान तक। और उत्तर में हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है वहां तक ये फैला था। फिर से एक बार हम रिकॉल करेंगे, उत्तर में कहां तक था जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था? उत्तर में मांडा जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर में, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और अगर हम पश्चिम की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ये इस रेंज में फैली सभ्यता थी। ठीक है, अब हम बात करें, अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है दायमाबाद किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, मांडा झेलम नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हिंडन नदी जो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये बलूचिस्तान, पंजाब पाकिस्तान वाला, सिंध प्रांत पाकिस्तान का, और अपने भारत की बात करें हम तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और वेस्ट यूपी। ठीक है ना, वो भारत के इन राज्यों में फैला हुआ है। इसके प्रमुख स्थल में आपको पता है कि हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है, और क्या बोलते हैं उसको, मोहनजोदड़ो है। ये सब इसके प्रमुख स्थल थे जो बाद में खुदाई से पता चले, उस समय के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा की बात अगर हम करें तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है।
ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, ये पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में स्थित है। अगर इसके साक्ष्य की बात करें, हड़प्पा से प्रमुख साक्ष्य, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, तो हड़प्पा से किस किस साक्ष्य की प्राप्ति हुई? तो यहां उर्वरता की देवी का चित्र मिला। ठीक है ना, उर्वरता की देवी का चित्र मिला। ईंट यहाँ के वक्राकार थे और वक्राकार चबूतरे ईंटों से बने यहाँ प्राप्त हुए। गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए साक्ष्य के रूप में, और पीतल का इक्का प्राप्त हुआ। ये बहुत बार पूछा है, ये पीसीएस में भी पूछा था 2019 वाले में। ये क्वेश्चन आया था कि पीतल का इक्का किस स्थल से प्राप्त हुआ, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ। उसमें 4 ऑप्शन थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ, उसमें आपका कालीबंगा दिया, बनावली दिया, मोहनजोदड़ो दिया, हड़प्पा दिया। तो कहां से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। रंगपुर ये भी एक हड़प्पाई सभ्यता के समय, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक प्रमुख स्थल था। यहां से धान की भूसी प्राप्त हुई। अब मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। ये किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के लारकाना जिला है इसका। ठीक है, यहां से कौन से साक्ष्य मिले? तो लगभग सबको याद होता है। बृहद स्नानागार, अन्नागार यहां से प्राप्त हुए। घोड़े के दांत यहां से मिले। कांस की मूर्ति, नर्तकी की कांस की मूर्ति प्राप्त हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और पशुपतिनाथ का मुद्रांकन वाला सिक्का प्राप्त हुआ था। क्या मतलब? बैल छपा हुआ था पशुपतिनाथ का, और उस मुद्रा पे पशुपतिनाथ का अंकन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहां से प्राप्त हुआ था? पशुपतिनाथ मुद्रांकन वाला सिक्का कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। आप ऐसे भी याद कर लीजिए कि मुद्रांकन सिक्का जो प्राप्त हुआ था कहां से? मोहनजोदड़ो से। और वो कहां से प्राप्त हुआ? उस पर क्या छपा था? तो पशुपतिनाथ का चिन्ह बना हुआ था, मतलब उस पर बैल छिपे हुए थे। ठीक है, एक श्रृंगी बैल सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख और पूजनीय बैल होते थे, एक श्रृंगी। ठीक है ना। दूसरा, हम लोथल की बात करें अगर, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में इसकी लोकेशन। ठीक है ना। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। एक चीज आप याद रखिएगा, जहां भी आपको वीडियो समझ में ना आए आप उसको पुश करिए और आराम से पढ़िए। बेसिक इसमें स्टैटिक के भी क्वेश्चन बनते हैं और आपको डीप भी पढ़ाया जा रहा है। तो स्टैटिक जैसे मान लीजिए पूछ लिया, रावी नदी के किनारे कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल था? तो हड़प्पा था, रावी नदी के बाएं तट पर। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी। कभी कभी क्या होता है ना कि आजकल पैटर्न बदला हुआ है, तो कूट में पूछता है। जैसे इधर मान लीजिए हड़प्पा दे दिया, मोहनजोदड़ो दे दिया, लोथल दे दिया, बनावली दे दिया, इधर 4 नदियां दे दी, मिलान करनी है, किसका किससे मिलान होगा? तो हड़प्पा किसके नदी के किनारे है? रावी नदी। ठीक है। सिंधु किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। और एक चीज और, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था ये लोथल। क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह, गोदीबाड़ा डॉकवार्ड कहते हैं इसको। ठीक है, और यहां से पश्चिम एशिया के देशों, जो खाड़ी वाले देश थे, मिडिल ईस्ट से व्यापार होता था। प्रमुख व्यापार का केंद्र था ये। सिंधु सभ्यता में लोथल जो था उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वहां से जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी, उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके कंटेम्पोररी थी, समकालीन थी, तो वहां से व्यापार होता था। पश्चिम एशिया से व्यापार होता था। ठीक है, मिडिल ईस्ट के लोग व्यापार करते थे। वो कौन सा बंदरगाह था? लोथल बंदरगाह। ये बहुत प्रमुख है। साक्ष्य यहां से फारस की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है ना। क्या? फारस की मुद्राएं मिली, 3 युगल समाधियां मिली। इसको R37 भी बोलते हैं, समाधियों को R37 बोलते हैं, याद रखिएगा। चावल और बाजरा के साक्ष्य मिले। अब बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसकी मतलब इसका खोज हुआ था। कहां कालीबंगा है? तो इसका लोकेशन हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। इसमें साक्ष्य में अगर हम बात करें तो इसमें ईंटें प्राप्त हुई थी 2 प्रकार की। कौन सी? कच्ची और पक्की ईंटें, दोनों प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई थी। कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था भवन निर्माण में, और पक्की ईंटों का यूज किया जाता था नालियां बनाने में। ठीक है ना।
पक्की ईंटों का यूज कहाँ किया जाता था? नालियां बनाई जाती थी इससे। और कच्ची ईंटों का निर्माण भवन निर्माण में किया जाता था यूज। ठीक है। जुते हुए खेत बहुत बार पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। यहां से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण उसमें भूकंप देता है, उसमें नदियों द्वारा बाढ़ जो आया, बाढ़ का कारण माना जाता है। ऐसे तमाम कारण थे ये सभ्यता के विनाश के। ठीक है। तो यहां से भूकंप के साक्ष्य मिले, कहां से? कालीबंगा से। अग्निकुंड मिला है, शैल खड़ी और मिट्टी की मुहरें मिली हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं चमूदड़ों से। ये भी एक प्रमुख स्थल था जो खोजा गया। यहां मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ठीक है, मनका बनाने का कारखाना। वक्राकार ईंटें मिली हैं। लिपस्टिक और खिलौने यहां से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। तब सोच लीजिए कि यहाँ की महिलाएं कितनी एडवांस थी। ठीक है। यहां से लिपस्टिक भी मिला है। और कितनी उन्नत सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना। ये पहली नगरीकृत सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे। पक्की सड़कें, पक्की नालियां, बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, ये सब यहाँ की प्रमुख विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता वेल डेवलप्ड। ठीक है। उसके बाद हम धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा भी एक प्रमुख सिंधु सभ्यता में आता है। यहां से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिली, मतलब वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम कहां से प्राप्त हुआ था? तो वो धौलावीरा से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है कि ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना, तो वो कहां से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। यहां उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, बनावली से सड़कें प्राप्त हुई, एकदम विकसित सड़कें। ठीक है। और एक चीज और बताएं, सिंधु सभ्यता में कपास की सबसे पहले अगर खेती का साक्ष्य मिलता है तो वो सिंधु सभ्यता के समय ही मिलता है। सिंधु सभ्यता में ही सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। ठीक है। यहाँ पे जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के आदान प्रदान से होता था। यहाँ पे सिक्कों का यूज नहीं किया जाता था। व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह है कि जैसे जिसकी जरूरत होती थी, मान लीजिए आपको गेहूं चाहिए, हमको, हमारे पास चावल है, आपके पास गेहूं है। ठीक है। हमारे पास गेहूं नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, तो हम अपना गेहूं हमें देंगे, वो अपना गेहूं हमको देते थे, हम अपना चावल उनको देते थे। ठीक है ना। ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। मान लीजिए मेरे पास गेहूं नहीं था तो हम अपना चावल उनको दे दिए, उनके पास चावल नहीं था, उनके पास गेहूं है तो वो हमको गेहूं दे दिए। ठीक है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली यही होती थी कि इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है। उसके बाद इसके अगर प्रमुख खेल की बात करें तो सिंधु सभ्यता में प्रमुख खेल जो था वो पासा था। यहाँ के लोग पासा खेलते थे। ठीक है। कुछ और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो समाज था वो अधिकतर व्यापारी वर्ग था। ठीक है। यहाँ का समाज कैसा था? वो व्यापारी वर्ग था। यहाँ विद्वान लोगों का, कभी कभी समाज पूछता है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, तो विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे। ठीक है ना। यहाँ के लोग कृषि नहीं करते थे, इस चीज को याद रखिएगा। कृषि का साक्ष्य जरूर मिला है, लेकिन यहाँ का मुख्य ऑक्यूपेशन कृषि नहीं था, व्यापार था। ठीक है ना। इसकी बात, अच्छा, दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है ना। कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अच्छा, कुछ और अगर हम बात करें इसमें तो जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम अगर पूछा जाए किससे, किस नाम से लिया जाता है, तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो जहां भी आपको पसंद ना आए आप रोक के वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।